अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बिलाखिर मुज़ाकरात जो अब उनका जो सेकंड राउंड हुआ कल के रोज़, उसमें यह देखा गया कि एक तो दोनों साइड से तमाम फरीक़ैन मौजूद थे, क्योंकि पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा बिलवजू शिरकत नहीं कर सके थे। लेकिन कुछ अच्छी बात उसमें यह है कि एक संजीदगी अब नज़र आ रही है मुज़ाकरात में। यूँ लगता है कि जैसे इनसे कुछ निकल आएगा, फ्रूटफुल साबित होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मुतालबात वही दो हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन, क्या हुकूमत ये कर पाएगी? और फिर उसके अलावा असीरान की रिहाई, जो बेगुनाह कैद हैं, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा था कि उनको रिहा किया जाए, फिर अगली बात करते हैं। तो इसके भी क्या लीगल तरीका, इसका क्या हो सकता है, कैसे होगा ये मामला? हमारे साथ सेनेटर अली जफर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच अली जफर साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि अच्छी बात है कि चले मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं, फिर आपकी जो टीम है उन्होंने कहा कि खान साहब से मुलाकात करनी है, उसके बाद दोबारा अब जो अगली सेटिंग होगी उसमें मुलाकात की भी यकीन दहानी हुकूमत ने कराई। लेकिन आपको कितनी तवक्कुह है इन मुज़ाकरात से? और अहम क्वेश्चन सर इसमें मैं आपसे जो रखना चाहता हूं वो ये है कि क्या इन मुज़ाकरात को नॉड या हिमायत हासिल है फ्रॉम द क्वार्टर्स दैट मैटर, आई मीन एस्टेब्लिशमेंट? ये बड़ा आपका की सवाल है और मेरी नज़र में एक तो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो सबकी ये है कि मुज़ाकरात से हल कोई ना कोई निकल आए, क्योंकि सियासी जमातें जब बैठती हैं इकट्ठे तो यही देखा जाता है कि कुछ ना कुछ मसला हल होता है। लेकिन प्रैक्टिकली इस केस में नज़र ये आता है कि जब तक ऊपर से नॉट नहीं आएगा, जब तक वहाँ से हामी नहीं भरी जाएगी, तो हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो मुतालबात मान ले जो PTI की तरफ से आए हैं। मुतालबात मेरी नज़र में बड़े रीजनेबल हैं, बड़े जायज़ मुतालबात हैं। कोई ऐसी मुतालबात नहीं जो कि नामुमकिन हो। एक तो ये है कि आप कमीशन बना लें, वो इख्तियार है हुकूमत का जी। कानून भी मौजूद है, हुकूमत बना सकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन बैठा के, एक रिटायर्ड या एग्जिस्टिंग जज साहब को बैठा के, तो उनके थ्रू ये कमीशन अपना फैसला। और दूसरा भी मुतालबा बड़ा सिंपल है कि जिनके खिलाफ मुकदमे आपने दायर भी कर दिए हैं उनको रिहा कर दें, ताकि वो अपने मुकदमे लड़ सकें। ये कोई नहीं कह रहा कि मुकदमे ख़त्म कर दें, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बाहर आने में और अपनी मुकदमात जो हैं उनको उनकी पैरवी करने में, और जो तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुकदमों के बगैर जो कैद हैं उनको रिहा करने में, इन दोनों चीज़ों में कोई कदगन नहीं है। हुकूमत कर सकती है अगर करना चाहे। लेकिन जिस तरह आपने पहले सवाल पूछा, अहम बात यह है क्या उनके पास इख्तियार है या उनको सर आपकी जमात के तो काफ़ी लोग की ज़रूरत है। मैं सुन रहा था साहबजादा हामिद रजा साहब ये कह रहे थे कि इनको हिमायत किसी ने कहा है हुकूमत को तो वो बैठे हैं हमारे साथ, वरना उन्होंने बैठना नहीं था। ही वॉज अल्यूडिंग टू वर्ड्स, वो इशारा कर रहे थे कि हिमायत हासिल है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मामला बेहतर हों। आपके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर मुतज़ाद राय इस बारे पाई जाती है? देखिए, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन हुकूमत क्यों बैठी है उसकी एक वजह तो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हुकूमत एक सियासी जमात पे बेस्ड है, उनके अलायज भी सियासी जमात के बेसिस पे हैं, और उनको ये भी पता है कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। यानी कि उनको ये मालूम है सियासतदान होने की हैसियत से कि उनके पीछे पब्लिक नहीं खड़ी, पब्लिक इस वक्त PTI के पीछे खड़ी है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात तो वो करना चाहेंगे, वो भी इसका हल ढूंढना चाहेंगे। लेकिन मेन बात ये है क्या उनके पास इख्तियार है कि अल्टीमेटली वो इसको सॉल्व कर सकें, इसका हल कर सकें। वो जब तक ऊपर से मेरा ख्याल है उनको इजाज़त नहीं मिलेगी तो ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। जब वो इजाज़त मिल जाएगी तो ये मुज़ाकरात भी एक तरह कंक्लूड होंगे और उसका फिर हल निकलेगा। काबिल एहतराम बैरिस्टर अली जफर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुतालबात जायज़ भी हैं और रीज़नेबल का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपके मुज़ाकरात के बाद जो मुश्तरका अलामिया जारी हुआ, मैंने उसको पढ़ा है। उस मुज़ाकरात के अलामिये में लिखा है कि अगली मुलाकात में आप तहरीरी तौर पर पेश करेंगे रिटर्न 9 मई वाली बात और 26 नवंबर वाली बात। पूछना किबला आपसे ये चाहता हूँ कि क्या बानी चेयरमैन ने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की इजाज़त आपको दी है?
जी, मेरी नज़र में तो ये जो कल जो मीटिंग हुई उसमें ये पेश कर देने चाहिए थे रिटन तहरीरी तौर पे ये डिमांड्स, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी नहीं है जो नई है। ये कंडीशन वो है जो खान साहब ने पहले बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि मुज़ाकरात की ये कंडीशन है और ये आप ज़रूर डिमांड रेज करें। बड़ी वाज़े तौर पे उन्होंने बार बार, एक बार नहीं कई बार मेरे सामने कहा। और आखिरी बार जो मेरी मुलाकात हुई थी, मुज़ाकरात जिस दिन दोपहर को हो रहे थे उस दिन सुबह भी हुई थी, तो उनका यही मौक़िफ़ था कि ये मुज़ाकरात से ये ना समझा जाए कि हम कोई बातचीत हर फोरम पे, हर पॉइंट पे करना चाह रहे हैं। पहले हमारी ये कंडीशन है, जो कंडीशन पूरी होंगी तो आगे हमला चल सकेंगे। यानी मैं समझ लूं कि खान ने ये कह दिया कि तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए जाएं। आर यू विद मी सर? जी, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने कहा तो नहीं मेरे सामने कि आप तहरीरी तौर पे कर दे पेश किए, कि मेरा ख्याल है ये इख्तियार जो है उन्होंने दे दिया हुआ है मुज़ाकराती कमेटी को कि आप ये दो मुज़ाकरात आगे लेके जाएं, चाहे वो ज़ुबानी हो या राइटिंग में हो। मेरी नज़र में बेहतर ये होता है अगर आप राइटिंग में अपना एक मौक़िफ़ जो है बड़ा क्लियरली पेश कर दें, तो उससे फिर बात उस ड्राफ्ट पे या उस जो मौक़िफ़ होता है उससे आगे शुरू होती है। ये जो पूरी बैरिस्टर साहब अफवाहें फैली हुई हैं कि ये मुतालबात तहरीरी तौर पर देने से किसी जाल में फंसाया जा रहा है, ये ऐसी बातें आप तक को पहुंची हैं? देखिए, जाल में, क्योंकि ये सारी जो मुज़ाकरात होते हैं ये कोई किसी बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप का जो आप जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो आप मजबूर हैं कि उन डिस्कशंस के ऊपर ही रहें। ये डिस्कशंस का मतलब भी होता है कि आप अपना एक मौक़िफ़ पेश करते हैं, दूसरी साइड दूसरा मौक़िफ़ पेश करती है और बातचीत आगे चलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है दुरुस्त आपकी बात के एक तरफ ये भी खदशा है कि ये ट्रैप ना हो। और ट्रैप क्यों कहा जा रहा है इसको? ट्रैप इसलिए कहा जा रहा है कि ये ना हो कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है पीटीआई को, ताकि वक्त गुजरता जाए और ये मुज़ाकरात लंबे होते जाएं और फिर अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाए, तो जो मोमेंटम बना हुआ है पीटीआई के हक में वो किसी तरह थोड़ा सा उसमें कमी आ जाए। लेकिन सर उसमें एक टाइम फ्रेम 31 जनवरी तक का दिया तो हुआ है, आपकी जमात नहीं रखा है। मेरा एक सवाल है सर, वो ये है कि जब मुज़ाकरात हुए उसके बाद मैं सुन रहा था कि वो जो आपकी कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, उसमें से 2-3 लोगों से ये सवाल भी है, उन्होंने ये बताया भी कि दूसरी तरफ से डिमांड ही कोई नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आ रही किस किस्म के मुज़ाकरात हैं कि आपकी तो डिमांड्स हैं, आगे से उन्होंने कहा नहीं जी हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। यूँ होता नहीं है मुज़ाकरात में, कोई चीज़ लेन देन होता है ना, गिव एंड टेक होता है। अगर उनकी आगे से डिमांड ही कोई नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो फिर सिर्फ आपकी मानने के लिए बैठे होते, मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? देखिए, अभी फिलहाल तो ये वन साइडेड ही लग रहा है कि हमारी डिमांड है और हमारी डिमांड अभी एक्चुअली फाइनल डिमांड नहीं है। ये वो डिमांड है जी, हम जो चाहते हैं कि ये डिमांड्स हमारी अगर मानी जाए तो फिर हम आगे मजीद पॉइंट्स पे डिस्कस करें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत ये देखना चाहती है कि हमारी इसके अलावा क्या डिमांड्स हैं और फिर अभी फिलहाल वो इन 2 डिमांड्स के ऊपर ही अपना फैसला करना चाहेगी। उनकी क्या डिमांड्स हैं अभी तक वो ना सामने आई है, ना उन्होंने कोई जिक्र किया है कि वो चाहते क्या हैं। ऑब्वियसली एक चीज़ वो चाहते होंगे और वो ये है कि ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी और इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुई हुकूमत है वो चलती रहे। ये तो उनकी एक ख्वाहिश होगी। लेकिन इस वक्त देखना ये है कि हमारी ये 2 डिमांड्स अगर मानी जाती हैं तो फिर उसके बाद हमारा क्या रद्द अमल होगा, वो हम फिर उस सेकंड फेज में या सेकंड राउंड में उसको डिस्क्लोज करेंगे। अभी जरूरी ये है कि जल्द से जल्द ये 2 डिमांड्स मानी जाए ताकि हम इस मुज़ाकरात को समझ सकें कि वाकई। अली भाई, लियाकत बलोच साहब ने मुझे बात करते हुए मेरे साथ उन्होंने कहा है, बानी चेयरमैन की गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे थे कि अमेरिका नहीं, सऊदी अरब या टर्की ये रिलीफ दिला सकते हैं बानी चेयरमैन को। अमेरिका तो आपके हक में आवाज़ें उठा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक खामोश हैं, वो खामोश ही रहेंगे या कोई आवाज़ उधर से भी आएगी? देखिए, मैं 2 इस पे बड़ी वाज़े बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि पीटीआई या बानी चेयरमैन जो हैं वो किसी किस्म की दरख्वास्त ये नहीं कर रहे
किसी भी हुकूमत से कि हमें कोई सपोर्ट करे इस सारे मामले में। ये सारा इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, ये एक हमारा अपना मामला है, हमने खुद ही हल करना है। लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें, यानी कि आप किसी की साइड ना लें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप किसी के साथ साइड ना लें, बाकी हमारा अपना काम है। दूसरी वाज़ेह बात कर दूं कि जब आप बात करते हैं सियासत की, वहाँ तो आपको इंटरनेशनल दुनिया को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, लेकिन जब बात आती है बुनियादी हकूक़ की या इंसानी हकूक़ की, तब फिर ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तब ये फिर खाली पाकिस्तान का या किसी ख़ास मुल्क का इशू नहीं रहता। अगर गाज़ा में कुछ हो रहा है तो फिर ये हर शहरी जो है दुनिया का, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो आवाज़ उठाए। तो इसी तरह जब किसी भी जगह इंसानी हकूक़ या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर आवाज़ उठाना पूरी दुनिया में स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनका फ़र्ज़ बनता है। तो अगर वो आवाज़ उठ रही है, वो एंटी यानी ऐसे इक़दामात की एंटी आवाज़ होगी जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई ना, उस पर तो जैसे यूरोपीय यूनियन ने कहा हम सिग्नेटरी भी हैं बहुत सारी ट्रीटीज़ के। उसके अलावा सर ये कि जो सजाएं हुई थी उनमें से 19 लोगों की जो रहम की अपील मंजूर हुई और उनकी गो के थोड़ी सजा रह गई थी वो माफ़ कर दी गई, तो उस पर आप क्या समझते हैं? इज इट अ CBM या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या फिर टू लिटिल टू लेट आपकी पार्टी के कुछ लोग? यानी कि पॉजिटिव, बाजवा साहब जो फरमा रहे हैं पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए मेरी नज़र में ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। इशू ये है कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का, और उन कॉवेनेंट्स के तहत सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत नहीं ट्राई किया जा सकता, उनको सजाएं नहीं हो सकती। जब ये सजाएं हो गई तो एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि वो जो 19 लोग जिनकी सजाएं खत्म हो गई चले, वो एक तरह से उनके पर्सनली उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जब तक ये सारे के सारे लोगों को माफ ना किया जाए या उनकी सजाएं खत्म ना की जाए, तो ये जो इशू है ये किसी तरह खत्म नहीं होगा, ये आगे चलता ही रहेगा, बल्कि बढ़ता आपको तवक्को है वैसे कि जो बाकी रह गए हैं 65 हैं या 64 हैं जितने भी, उनको भी उनकी भी मर्सी अपील, या फिर चलें वो तो उन्होंने खैर अभी तो कोर्ट ऑफ अपील में गए हुए हैं, वो उनको माफ किया जा सकता है? माफ करने को तो हर एक को किया जा सकता है। नहीं, मैं इस सेंस से पूछ रहा हूं कि किया जाएगा, ये सवाल था एक्चुअली। जी किया जाएगा, ये इस पे मैं कोई मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। सही। किया जाएगा या नहीं ये पता नहीं है। किया जा सकता है। आप कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आपने फरमाया है कि सजाएं जो हैं वो नहीं हो सकती, जबकि मैंने ISPR की जानिब जब देखा, वहाँ से जो मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सानिया 9 मई की जो सजाएं थी उनमें 67 मुजरमान जो थे उन्होंने रहम की पटिशन जो है वो दायर की। 19 मुजरमान को पटिशन जो है उनको मंजूर कर लिया गया। अब अली भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये अफराद पार्टी की हदायत पर रहम की अपीलें कर रहे हैं, या जिसका जो दिल कर रहा है वो मादर पिदर आज़ाद है वो रहम की अपील कर देता है, उसकी मर्जी, पार्टी उनका ज़ाती फेल है और पार्टी का इससे कोई तल्लक नहीं, कोई पटिशन करे या ना करे, क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल मैं इस पे क्लियर हूं कि जिस शख्स के खिलाफ कोई केस बना हो वो अगर चाहता है उसको सेटल करना, अगर वो चाहता है माफ़ी मांगना और अपील की दरख्वास्त करना, या वो चाहता है मैं कंटेस्ट करूं, मैं इसको फैसला नहीं मानता, मैं इसकी अपील करूंगा, मेरिट्स पे फैसला कराऊंगा, ये उसकी ज़ाती उसकी राइट है, और ये कोई राइट पार्टी, मैं या आप या कोई शख्स नहीं ले जा सकता। तो अगर कोई चाहता है कि जाके वो इस मामले को तो वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना ये राइट। सर जी लास्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी को मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो केस लगा हुआ है उससे तवक्को आपको क्या है, कंसिडरिंग के पहले एक फैसला आ चुका, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, फिर उससे बड़ा बेंच बना, फिर वो रोक के बैठा रहा, फिर 26वें आईनी तरमीम आ गई, अगर ये सारा सीक्वेंस देखा जाए तवक्को क्या है आपको 7 जनवरी को? देखिए इस वक्त जो ये वाले केसेस हैं ये तो डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं तरमीम के तहत बना है, उन्होंने ये फैसला करना है। और पिछला जो
ऑर्डर था जिसमें वो एक कंसेंट ऑर्डर था बाय द वे, यानी कि ऐसा ऑर्डर था कि जिसमें सारे लोगों ने मुतफक्का एक फैसला किया था और रिक्वेस्ट की थी कोर्ट को कंसेंसस के साथ कि आप फिलहाल इजाज़त दे दें कि ये अपीलें जो है हमारी सुनी जाएं, हमारी सजाएं जो हैं वो उन पे फैसला हो जाए। और शायद उनको ये तवक्को थी कि वो ये 19 लोग रिहा हो गए, शायद उनको ये तवक्को थी, इस वजह से कंसेंट दी गई थी। तो अभी ये मामला चूंकि इंटरिम ऑर्डर था वो, तो फाइनल फैसला अभी अदालत ने करना है। और अगर अदालत मेरी नज़र में कानून को देखे और जो कन्वेंशंस हैं और जो तारीख है बाकी दुनिया में जो केसेस हैं, तो फिर बनता नहीं कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो चीन से, क्योंकि बरामदात बहुत ज़्यादा अमेरिका करता है, तो उन पर टैरिफ आयद करेंगे। और उसकी वजह सादा सी है, एक तो चीन को कर्टेल करना है, कर्टेल चाइना पॉलिसी है, अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, और ये कि चीन क्यों इतना हम उनसे इंपोर्ट करी जाए, वो हमें एक्सपोर्ट करी जाए, तो हम उस पर टैक्स लिया करेंगे जो हमें वो भेजा करेंगे। तो इस सूरत हाल ने अब आगे कुछ पेचीदगियां ये पैदा की हैं कि एक तो इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया मार्केट में ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो मसाइल हैं। फिर चीन ने भी दूसरी तरफ से एक वो टिट फॉर टैट वाला मामला होता है ना, कि 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी कंपनी है जिन पर चाइना ने पाबंदी आयद कर दी है। तो आगे इस सब मामले में क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ इन क्लोज कोऑर्डिनेशन सीपेक में भी है, उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान के चीन के साथ मामलात हैं। तो कहीं पाकिस्तान तो इस जद में नहीं आ जाएगा, ये 2 हाथियों की लड़ाई चल रही है। इस पर खैर तफसीली बात करेंगे। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सर, आपने वक्त दिया है, यही सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि कर्टेल चाइना पॉलिसी एंड अमेरिका उस पर किसी लैतोलाल से काम नहीं ले रहा। वो जो उनके, चाहे वो स्टेट सेक्रेटरी जिनको नॉमिनेट किया है, या फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हो, या डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ हो, वो बड़े क्लियर है इस मामले के कि चाइना को कर्टेल उन्होंने करना है। और पाकिस्तान, हमारा एक बड़ा कॉर्डियल और अच्छा और ज़बरदस्त रिलेशनशिप है चाइना के साथ, स्पेशली जब सीपेक की बात आती है। तो आप किस तरह से देखते हैं ये सूरत हाल एम्ब्रॉयल होती हुई? पाकिस्तान क्या साइड लेगा? प्रो यूएस, प्रो चाइना, दोनों को छोड़ना अफोर्ड नहीं करते हम, मिडिल वे क्या निकल सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पर लिया। देखिए, याद रखें कि इस वक्त रवायती जंगों का जमाना जो है वो लिथैलिटी ऑफ वेपन्स की वजह से अब मालूम हो गया, और गैर रवायती जंगें या जो गैर रवायती सिक्योरिटी है वो डोमिनेट कर रही है। अब किसी दूसरे मुल्क को सब्जुगेट करने के लिए या उसे कमजोर करने के लिए गैर रवायती तरीके, अनकन्वेंशनल तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर जो ट्रेड है, बेसिकली वो सैंक्शंस, ट्रेड और जो इस तरह की दूसरी जो पाबंदियां लगाना जो है, अब इनके जरिए मुल्कों को कमजोर किया जाता है या अपनी आवाज को जो है बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। अब जो अमेरिकन की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर एक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, उसकी एक एंटिटी लिस्ट है जिसमें तकरीबन 600 के करीब चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके साथ एडिशनल चेक्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसके लिए एक एडिशनल लाइसेंस की जरूरत होती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेट डिपार्टमेंट से। तो एक यूएस का एंटिटी लिस्ट का सिलसिला चल रहा है। इसी तरह चाइनीज जो हैं, उनकी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनकी भी एक लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है जिसमें कि 28 एंटिटीज को उसमें लिस्ट किया गया है। अब क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से ये इंस्टिगेट किया जा रहा है? अब याद रखें कि 600 एंटिटीज चाइनीज हैं जो यूएस एंटिटी लिस्ट में पाबंदी का शिकार हैं, जबकि तकरीबन 28 अभी जो है उसमें अभी रिसर्च लगाई है इन्होंने चाइनीज ने। इसकी वजूहत में यह है कि सबसे पहले जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना था 2001 में चाइना, तो उसने सस्ते खिलौने बनाने से काम शुरू किया था और उसके बाद इकोनॉमिक जाइंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसको अगर देखा जाए तो जो बाइडेन की इंतजामिया जो ट्रंप की इंतजामिया जब पहले पावर में आई थी, उस वक्त भी एंटी चाइना उनकी पॉलिसीज थी, और अब भी उन्होंने कहा है कि हम
100% नहीं तो 200%, 1000% तक टैरिफ लगाएंगे ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। तो इस सिलसिले में ये पहले से होना ये था कि ऐसा होगा। मजीद ये कि अभी दिसंबर के अंदर ताइवान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार जो है उनको अप्रूव किया गया है, और ये एक किस्म की इंटरनल उनके जो अफेयर्स हैं चाइना के, जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अंदर इंटरफेरेंस के तौर पर चाइना ने इसको देखा है। अगर आप देखें तो सिंबॉलिक किस्म की ये सैंक्शंस लगाई गई हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन है, आपकी बोइंग है जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इक्विपमेंट बनाती है, आपके जहाज बनाती है, डिफेंस सिस्टम्स बनाती है, ड्रोन्स बनाती है। तो इतनी बड़ी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि क्या चाइना को इससे अफेक्ट होगा, तो मैं नहीं समझता होगा, क्योंकि जब इनके ऊपर सैंक्शंस पुरानी जब लगना शुरू हुई थी तो चाइना ने अपने आप को खुद इंसारी की तरफ गए थे, इंडिजिनस प्रोडक्शन उन्होंने अपने इक्विपमेंट की शुरू कर दी थी। यही वजह है कि जब सैंक्शन तक में 600 कंपनी जब यूएस एंटिटी लिस्ट में चाइनीज शामिल हैं, तो अगर उन्हें यूएस को नहीं एक्सपोर्ट करना तो बाकी मुल्कों के अंदर उनकी एक्सपोर्ट उसी तरह बढ़ गई है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन एक बड़ा चंक वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप कैन फॉलो द सूट, वो अमेरिका के कहने पर उधर ही आ सकता है जिधर अभी अमेरिका जो स्टांस लेके खड़ा हुआ है। और फिर तीसरी बात कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है चाइना की, दैट इज वेस्टर्न सेंट्रिक, वेस्टर्न अलाइंड है उनके साथ, कि मतलब वहां पे चीजें क्या चाहिए वो उसी के मुताबिक ज्यादातर वो बनाते हैं। तो अगर इस चीज को मद्देनजर रखा जाए, और इतने आपने खुद ही बताया कि इतने हाई टैरिफ्स लगा दिए, तो सूरत खराब तो हो सकती है। और फिर मेरा सवाल बीच में वो रह गया कि पाकिस्तान यहां पे कैसे इस थिन लाइन पे चलेगा हुजूर? देखिए, पाकिस्तान कैसे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर जिस तरह आपने सही अंदाजा लगाया कि अगर यूएस ने 600 चाइनीज कंपनी को एंटिटी लिस्ट में डाला हुआ, तो यूरोपियन उसको सूट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए शायद उनके साथ ट्रेड ना करें। लेकिन 600 कंपनीज ऑलरेडी हैं। लेकिन ये जो ट्रेड एक ऐसी चीज है, फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी मुल्क की जरूरत होती है, तो लिहाजा वो सस्ती चीजें बनाने के लिए चाइना के साथ उस तरह से सैंक्शंस नहीं लगाएंगे कि जैसे जो है अमेरिकन लगाते हैं। लेकिन जो चाइना अगर कर रहा है इस तरह से, तो ये यूएस का और चाइना का बायलैटरल उससे ताल्लुक है। इससे ये नहीं कि हमारे F-16 जो लॉकहीड मार्टिन के बने हुए हैं, ये बोइंग है, तो उनके साथ जो हमारी ट्रेड हमारे डिफेंस के लिए हो रही है उस पर इफेक्ट आएगा। कोई मुल्क, ना यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी मना किया है, ना ही चाइना कभी मना करेगा पाकिस्तान को कि उनके साथ ट्रेड ना करें। मैं शायद समझा नहीं पाया, मैं शायद सही तरह से समझा नहीं पाया ब्रिगेडियर साहब। मैं स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा था, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। स्ट्रेटेजिकली बात मैं ये कर रहा था कि अमेरिका ने अगर सो टू स्पीक बंदूकों का रुख चाइना की तरफ किया हुआ है और हम चाइना के क्लोज एलाय हैं, तो उसका इफेक्ट हम पे क्या आ सकता है स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग? देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 600 कंपनियां चाइनीज को सैंक्शन यूएस ने कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान हो सकता है उन्हीं कई कंपनियों के साथ ट्रेड कर रहा हो, तो लिहाजा कोई ऐसा पाबंदी नहीं होती है। ये एडिशनल एक लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। इसको ट्रू सेंस में सीपेक पर तो कोई प्रेशर नहीं आ सकता अमेरिका की तरफ से। सीपेक के हवाले से, सीपेक के हवाले से पहले भी प्रेशर रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी। सीपेक के हवाले से तो कोई प्रेशर नहीं आ सकता पाकिस्तान पे, नाउ दैट ट्रंप विल बी टेकिंग द चार्ज। सीपेक के ऊपर इसको प्रेशर आता होता जो कि था, लेकिन उसके बावजूद हमारे देखें तो सीपेक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने मुकम्मिल किए हैं। और हम सब जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का, सीपेक उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो हमने कभी चाइनीज के सिलसिले में अमेरिकन की जो अगर कभी कोई नाराजगी या उनकी सैंक्शंस उनकी तरफ से आती भी हैं, ये सैंक्शंस नहीं है उनकी तरफ से, अगर कोई इशारा भी दिया जाता है, तो पाकिस्तान ने हमेशा चाइनीज को फोकियत दी है। चाइनीज टाइम टेस्टेड पाकिस्तान का दोस्त है और हमारे से ऊंचा और शहद से मीठा है। तो लिहाजा ब्रिगेडियर साहब, जो बात बाजवा साहब फरमा रहे हैं उसी को मैं आसान जबान में आपसे समझना चाहता हूं। ट्रंप आया तो हमें पता चला कि ट्रंप आ गया है, अब जंगें नहीं होंगी, अब मुआशी तौर पर सारी दुनिया तरक्की करेगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये चाइना और अमेरिका की वजह से मुआशी डेडलॉक लग गया है। पूछना आपसे किबला ये चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब कि अब दुनिया का क्या बनेगा? कुछ बड़ा होने जा रहा है, मुझे तो कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे, आपको कैसे लग रहे हैं? मैं फिर वही बात करूंगा कि ये पाबंदियां ऑलरेडी थी, इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं, ठीक है, चाइना के एक्सपोर्ट को उन्होंने कुछ कंट्रोल कर लिया है, वो अपनी गाड़ियों को करना चाह रहे हैं अमेरिकन के। चाइना की गाड़ियां यहाँ पे ना है, चाइना के मसनूआत यहाँ पर नहीं, तो चाइना और यूएस का बायलैटरल रिलेशनशिप है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन। ब्रिगेडियर साहब, वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हुजूर? जी, टैक्स वो अपने मुल्क में जो मसनूआत आ रही है उन पे बढ़ा रहा है। चाइनीज के जो पाकिस्तान में ट्रेड होगी, हमारा टैक्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई खतरा नहीं बढ़ रहा, यानी फिर आप ये कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो चाइनीज की मसनूआत अमेरिका में जाएंगी उसके ऊपर अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर टैक्स लगाया है, चाहे वो 200% हो, 1000% हो। ट्रंप कह चुके हैं पाकिस्तान के साथ चाइनीज की ट्रेड में उस टैक्स का कोई असर नहीं है। अच्छा, मैं आसान जबान में इसको ऐसे समझ लूं कि चाइना ने ताइवान को हथियार फरोख्त करने पर 10 पाबंदियां लगा दी, उधर से अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम करने पर पाकिस्तान पर वो उनको तड़ी करार अंगूठा हमारी शाहरग पे रख दिया है। आप इन पाबंदियों को क्या समझते हैं? ये अलामती तौर पर होती हैं या इनका कोई असर भी होता है? ये क्या है पाबंदियां, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। पाबंदी, ये सैंक्शन का वर्ड ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के ऊपर एडिशनल चेक्स लगाए गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक फॉरेन ऑफिस उनका या स्टेट डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करेगा तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसनूआत नहीं दे सकेगी जो कि डुअल यूज है। तो इसको ट्रू सेंस में आप सैंक्शंस नहीं बोल सकते, एडिशनल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जरूर बोलेंगे। एक किस्म की सैंक्शन या उसको डिलेड टैक्टिस आप कह लें, लेकिन ये पाकिस्तान टाइम टेस्टेड फ्रेंड अमेरिका का भी है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टर्म्स, ब्रिगेडियर साहब वक्त खत्म हो गया। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दी मेरे मुल्क की सबसे बड़ी चीज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं किबला के चीन जो है वो अफगानिस्तान के साथ एंगेज है, इस वक्त अफगानिस्तान में सरमायाकारी भी कर रहा है। तो किबला क्या चीनी हुकूमत जो है वो तालिबान हुकूमत को, दहशतगर्दों को रोकने के लिए कुछ कायल करेगी ताकि मेरे मुल्क में सुकून हो? इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल। देखें, बायलैटरल रिलेशनशिप में चाइना हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक लेवल का फ्रेंड है। चाइना खुद चाहेगा कि पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जहां सीपैक दाखिल हो रहा है या होगा अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में भी अमन हो, पाकिस्तान में भी अमन हो। तो लिहाजा यस, बिल्कुल चाइना की सपोर्ट हम फॉरेन ऑफिस लेवल के ऊपर लेंगे और मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी, जो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसके जरिए भी लेंगे। और चाइना इसमें ऑल आउट जाएगा कि दोनों ममालिक के अंदर अमन और दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके। अफगानिस्तान खुद चाहता है उसकी बुरी गवर्नमेंट के वहां पर अमन हो, और वो चाइना की इन्वेस्टमेंट की तरफ वो देख रहा है। जंगें मेरे ख्याल में काफी हो चुकी हैं और अब चाइना का जो बढ़ता हुआ रसूख है वेस्ट की जानिब, वो बिल्कुल अपना रसूख इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अमन में कायम करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए ऑलरेडी कमिट भी कर चुका है। आपके पास कोई खबर है कि अफगानिस्तान के इलाके वखान पट्टी के हवाले से, जो चाइना से भी मिलता है, उसके हवाले से कोई नई पॉलिसी सामने आ रही है? खबर है आपके पास कोई? नहीं, इस सच नहीं है, लेकिन वो पट्टी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान और अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर देखा जाए तो वो हमारा एक जमीनी लिंक है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके ऊपर चाइना और अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट जरूर बातचीत कर रही है। अगर चाइना अफगानिस्तान ट्रेड में दाखिल होते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑन बोर्ड होगा, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना इस इलाके में की तरक्की और उसकी जो तिजारत है सीपैक या ओबोर को लेकर, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर अफगानिस्तान के साथ जो है, अफगानिस्तान की भी डेवलपमेंट की तरफ देखा जाएगा, जो इंटरेस्ट चाइनीज का उसको भी देखा जाएगा, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी सीपैक से इसका ब्लेस्ड है। लेट्स होप सर कि जैसे आप एक्सप्लेन इसको, या फिर हमारी तो ये विश है ऐसा ही हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। छोटी सी ब्रेक थी, साथ रहे। वेलकम बैक जी। शहजाद भट्ट साहब, आपने कुछ अर्सा पहले वो खबर दी थी, एक वो हमारी मशहूर अदाकारा हैं नरगिस साहिबा, उनका कुछ झगड़ा वगैरह, वैसे तो मैंने उससे भी पहले एक झगड़ा सुना हुआ है, वो कई साल पहले का एक वो आपने बताया था। अब पता नहीं क्या वो खबर आपने बताई कि कुछ सुलह हो गई है, वो क्या मामला है, ज़रा एक्सप्लेन तो करें। बाजवा साहब, जब ये चीज़ मार्केट में आई थी, तशद्दुद की, नरगिस पर तशद्दुद हुआ था, जो आप बात कर रहे हैं वो पहले आबद बॉक्सर वाली बात आप कर रहे हैं, वो नहीं। अब मौजूदा तो तशद्दुद हुआ, ये भी कोई पुलिस वाले ही है ना, ये भी पुलिस वाले हैं। और भाईजान ने जो तशद्दुद किया है, इसकी FIR हुई और उसके बाद ये सुलह राजीनामा अब अदालत में हो गया जमा। अच्छा। दोनों अफराद की जानब से। इसमें जो अब मौजूदा हस्बैंड है उनका नाम है इंस्पेक्टर माजिद बशीर साहब, उन्होंने तशद्दुद किया था और FIR में जो चीज़ लिखी गई थी तशद्दुद की, उसकी तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। लेकिन जो राजीनामा हुआ है, मैं उमर बशीर साहब से कहूँगा कि काइंडली वो राजीनामा अगर आपके पास है तो वो भी चला दें।
उस राजीनामे में लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है। सही। और इस तशद्दुद के बाद मैं अपने हस्बैंड को माफ़ करती हूँ। जबकि आबद बॉक्सर की जानिब जब तशद्दुद हुआ था तो उसमें उसने FIR में लिखा था कि ऐसी वाक़या मुझे गलत फहमी की बना पर हुआ है, जिसमें से आबिद बॉक्सर साहब निकल गए थे। अब माजिद बशीर साहब पर जो राजीनामा दाखिल हुआ है उसमें यह तहरीर है कि माजिद बशीर साहब ने यह जुर्म किया है। अब देखना यह पड़ेगा कि महकमाना इंक्वायरी जो है वो कहां तक होती है, लेकिन मेरा ख्याल है नईम मुस्तफा साहब को साथ लें, वो क्राइम एक्सपर्ट है। शाहजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बट्टा खैरियत से हैं? शाहजी, जो राजीनामा है वो अदालत में जमा हो गया है, मैंने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है और मैं ख़ानदानी दबाव की वजह से राजीनामा करती हूँ। तो ऐसे केस में फिर क्या होता है? महकमाना इंक्वायरी भी ख़त्म हो जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएंगे। खबर क्या है? भट्ट साहब, जो FIR में दफा लगी है ना, वो काबिल राजीनामा है, कंपाउंडेबल है, निगोशिएटेबल है। कंपाउंडेबल भी है, निगोशिएटेबल भी है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि जब फरीकैन सुलह कर लेते हैं, अब वो मुकदमे के इंदराज देखिए 1 नवंबर 2024 और ये 2 जनवरी 2025, यानी 2 माह पूरे मुकम्मल 2 माह जो है उसमें सुलह हुई है इनकी। और सुलह ये है कि आप ये समझें, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता है, कि ये 2 अफराद हैं जो बता रहे हैं जिन्होंने सुलह का ढोल डाला है और मामला खत्म करवाया है। आप पहले ये समझें कि ये जो है ना मैडम नरगिस, जिनका असल नाम गजाला बेगम है, ये गजाला बेगम जाती हैं गुज़िश्ता माह दिसंबर में उम्रे पे, उम्रे की सादत हासिल करती हैं। वहां जो ये रिहाइश करती हैं ना, ये रिहाइश अपनी नंद यानी माजिद बशीर की बड़ी बहन के यहाँ करती हैं, बड़े बहन के यहाँ रहती हैं। और वहां रिहाइश के बाद मेरा ख्याल है कि मामला उसी वक्त रिकंसाइल हो रहा था जब ये नंद के घर गई हैं। इसका मतलब है कि ये मामला वहां हाशिर बशीर इस तगोदो में रहते हैं कि उनके भाई और भाभी जो हैं उनकी सुलह हो जाए। तो लाहौर में एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं हाफिज उस्मान साहब, वो बड़े अच्छे नफीस इंसान है, बड़े नौजवान सरगर्म हैं। और वो ये दोनों मिलकर, हाशिर और हाफिज उस्मान, ये कोशिश करते हैं कि इनका मामला जो है रफा दफा हो जाए। तो वो यहाँ अपने तय एक स्टाम्प पेपर तैयार करवाते हैं जिसका आप ये तस्करा कर रहे हैं। ये नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि इनकी तलाक हो गई है, राजीनामा हो गया, को खबर दें, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ इनके कोई तलाक नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। पूरी बात समझ लें आप, सिर्फ सुन लें कि ये 2 तारीख को, यानी कल जो गुज़श्ता कल आपका गुजरा 2 जनवरी की सुबह 4:30 बजे नमाज फजर के वक्त, तकरीबन उससे पहले, ये लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं मैडम नरगिस। ये लाहौर आती हैं तो दोनों नौजवान हाशिर बशीर यानी माजिद के छोटे भाई और साथ हाफिज उस्मान, ये उनको रिसीव करते हैं। बाकी अहले खाना भी आए होते हैं, ये रिसीव करते हैं और ये उनके साथ चले जाते हैं घर, और घर जाके स्टैम्प पेपर देते हैं उनको और कहते हैं राजी का नामा ये है, अल्लाह के नाम पे जो है मामला खत्म कर लें। ये खत्म कर लेती है, मामला साइन कर देती हैं और वो कल ही दोपहर को 11:30-12 बजे अदालत में जाके वो पेश करते हैं। और ये जो उनकी तारीख थी कल माजिद बशीर की, वो समाअत थी जब इन्होंने जो जमानत कबल गिरफ्तारी कराई है, 2 दफा एक्सटेंड हुई है, उसकी वो पेश करते हैं और वो जो अपनी जमानत थी वो उठा लेते हैं, जमानत विड्रा कर लेते हैं और कहते हैं हमारा मामला खत्म हो गया है। और अब ये दरखास्त कंपाउंड राजीनामे की बुनियाद पे ये FIR अवकाश हो जाएगी। और FIR की कोख से एक और बच्चे ने जन्म लिया था, तो एक और FIR दर्ज हुई थी, मैडम ने कराई थी कि मेरी जो है ना वो किरदार कुशी की गई है कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, कुछ चैनल्स के रिपोर्टर्स की तरफ से। तो उन्होंने जो FIR कराई थी उसमें से 8 अफराद पहले ही जो है वो सुलह के जरिए खत्म कर चुकी है उनको और उनको माफ कर चुकी है। शाहजी, मेरी इतलात के मुताबिक नरगिस साहिबा अपने खावंद को छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो रही हैं। ये कैसा राजीनामा है? ये क्या तशद्दुद है? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत, झूठ, बेबुनियाद बात है। ये जुबैर शाह के पास ना ये एक तरफ के नहीं जा रही है नरगिस, और ना ही कोई उनके साथ बातचीत हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये महज वो लोग फैलाते हैं
जो इस मामले को तोड़ नहीं पहुंचना देना चाहते। वो नहीं चाहते कि मामला खत्म हो नरगिस का और माजिद बशीर का। वो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। नरगिस ने इस तरह की कोई बात नहीं की। मेरी माजिद बशीर से बहुत डिटेल बात हुई है और जो सुलहकार हैं उनसे भी कोई 1-1.5 घंटे की नशिस्त हुई है। शाह जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमेशा अदाकारों पर तशद्दुद आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और ये बेशुमार दफा होता है, बिल आखिर सुलह हो जाती है। ये क्या इंसाफ है, क्या माशरा है, क्या लोगों को पागल बनाया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि भट्ट साहब, शरह में भी हुक्म है कि जब रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक दो अफराद बिल्कुल अलग होने के करीब हो जाएं तो उनमें मामला खत्म करवाना जो है ना, वो बहुत बड़ी नेकी है। अगर ये कुछ लोगों ने ये डॉल डाला है और ये कामयाबी से हमकिनार हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये आप इसको समझ लें कि ये निस्फ मामला तय पा गए, निस्फ पा गए, और बाकी निस्फ के लिए वही साथी जो कर रहे थे पहले वो कोशिश जारी रखे, तो मेरा ख्याल मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो अफवाह साजी है ना, हमें इससे ग्रेस करना चाहिए। नहीं मुस्तफा साहब, जुबैर शाह वाली बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वो तो हो गया। अब आप क्राइम रिपोर्टर हैं, पुलिस के मामलात को समझते हैं, और जो माशरे में ख़ास तौर पे डोमेस्टिक टॉर्चर के हवाले से जो क्राइम्स हैं उसको आपने भी रिपोर्ट किया है, हमने भी रिपोर्ट किया है, टीवी पे आए दिन हम देखते हैं, सज़ाएं भी होती हैं लोगों को, और फिर उसके बाद दोबारा तवातुर के साथ ये मामला ख़त्म नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल होती है जहाँ पे इतना ब्लेटेंटली सरेआम, और वो खातून खुद कह रही है कि मेरे पर टॉर्चर हुआ है, उसके बाद जिन भी कंडीशंस के अंदर, हमें एग्जैक्ट नहीं पता या जैसे आप बता रहे हैं वही होंगी, लेकिन अगर वहाँ पे सुलह हो जाती है, मैं हुजूर वाला सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस पर आपकी क्या राय है कि यूँ सुलह कर ली तो ये तो मामला चलते रहते हैं, लोगों को और शय मिलती है कि यार चलो धमका के या फिर बीच में कोई थर्ड पार्टी डाल के सुलह कर लें, फिर उसके बाद दोबारा फेंटा लगाना शुरू कर दो। अल्लाह माफ करे, ये बड़ा सीरियस किस्म का मामला है डोमेस्टिक टॉर्चर का जो है। बात ये बाजवा साहब कि ये जो मामला है ना, देखिए मैं इस पर्टिकुलर मामले की बात नहीं कर रहा, कई वाकयात में भी मैं ओवरऑल सर, मैं ओवरऑल डोमेस्टिक टॉर्चर की हवाले से ओवरऑल आप ये बात कह सकते हैं। तशद्दुद का जहाँ तक मामला है ना, वो किसी तौर भी उसकी जो है ना वो तायद नहीं की जा सकती। ये वाकई गलत था, और मैंने जब ये माजिद बशीर साहब से बात की थी और भट्ट साहब के पिछले प्रोग्राम में कहा था कि माजिद बशीर ने भी निजामत का इजहार किया है। उसने ये कहा है कि मुझे नहीं हाथ उठाना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस कदर तशद्दुद जाहिर किया गया है उतना तशद्दुद नहीं है, उनका ये कहना था। वो ये कह रहे थे कि मैडम जो है ना, मैं उनको मामला रिकंसाइल करना चाहता हूँ और मैं उनको अपनी बीवी बना के रखना चाहता हूँ। 10 साल 2014 से लेके और 24 तक 10 साल उनके गुजर गए। अब ये 11वां साल में उनका हक जो है, उनके इज़्दिवाजी ताल्लुकात 11वें साल में दाखिल हुए। मुझे एक चीज सर जी कंफर्म कीजिएगा, मैंने मैडम से शोबिस की दुनिया छुड़वा दी, मैंने उनसे जो मामलात थे वो सारे तय करके चले, वो उनकी जाती मामलात है ना। नहीं मुस्तफा साहब, इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी ये डाल दीजिएगा कि पुलिस ने एक हिसाब से तो इसकी कॉग्निजेंस ले ली ना कि वहां पे तशद्दुद साबित हो गया, उसका MLC बन गई थी एक बात। दूसरा, फिर हमने कवानीन के अंदर तब्दीलियां की, डोमेस्टिक टॉर्चर और ये तेजाब गर्दी वाले मामलात के अंदर, वहां पे पुलिस खुद मुद्दई बन जाती है, यानी रियासत बन जाती है, तो उसमें सुलह शुलवाई नहीं हो सकती जैसे दहशतगर्दी के पर्चे में नहीं हो सकती। अच्छा, अब उसमें ये है कि जो मुकदमात नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, नाकाबिले राजीनामा होते हैं, उनमें सुलह नहीं हो पाती। लेकिन ये मामलात ऐसे हैं जिनके तहत, जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है, उसमें ये हर सूरत में काबिले राजीनामा है। तो मान ली आपकी बात, राजीनामा हो गया, अदालत से राजीनामा हो गया, लेकिन जो लिखा है सुलहनामा में, उसमें लिखा है कि मैंने अपने खावंद को माफ किया। सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस रूल के मुताबिक पुलिस इस पर एक्शन लेगी? एक इंस्पेक्टर ने ये जुर्म किया या नहीं? नहीं सर, वो नहीं ले रही भट्ट साहब, वो तो उसको तो लेना पड़ेगा। नहीं मुस्तफा साहब, एक छोटी सी, जब ये मुकदमा खत्म हो जाए, बात सुने, जब ये मुकदमा खत्म हो जाएगा उसके साथ ही महकमाना इंक्वायरी भी क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज बता दें, आखिरी मिनट है सर। इतनी पुरानी नज़ीर मौजूद है कि सारी इंक्वायरी भी फाइल हो जाती है, इंक्वायरी भी फाइल हो जाएंगी, और माजिद बशीर जो है ना, माजिद बशीर, उन पे इस पे नहीं भाई, नहीं भाई, इस पे सिर्फ एक आखिरी चीज बता दें। इसका मतलब ये है, जो आप जो बात बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो FIR लॉन्च की गई थी उसमें जो दफात लगाई गई थी वो पहले ही बारीक वारदात डाल दी गई थी कि कंपाउंडेबल दफात रखी गई थी। असल स्टोरी तो है ना बीच में, ऐसा ही है ना सर? देखिए, उस दफा अगर उसमें दफा ये लग जाती कि हीनियस तशद्दुद है, और ये जो दफात दर्ज है
वो किसी 324 भी जो है ना 324 जी। 5 से 6 लगी, 324 पहले नहीं लगी थी। तो फिर आप ये देखें कि ये ज़रबात अगर इतनी शदीद होती, एक जो एक्सपर्ट है फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो इनकी शिद्दत की रिपोर्ट देता तो दफात शदीद होती तो शायद नाकाबिल जमानत भी होती और नाकाबिल राजीनामा भी होती। लेकिन ये काबिल राजीनामा जो दफात हैं उनमें दो अगर आपस में ये तय कर लेते हैं कि हमारा राजीनामा वो हो गया, मेरे पास नहीं भाई, एक्चुअली ना प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सुलह की बुनियाद पे नहीं, सुलह की बुनियाद पे नहीं, राजीनामा हुआ है माफी की बुनियाद पे। बिल्कुल ठीक है। वो आपने बड़ा डिटेल से वो बता दिया। बट साहब थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब मुझे मामला समझ आया ना, वो पेटी भाई पे बचा ही लेते हैं आपस में। अरे FIR होनी थी तो उसमें साफ सी बात है कि वो वाले ऑफेंस डालेगा जो कंपाउंडेबल है, वो वाली दफात लगाएगी। तगड़ी FIR कर भी सकती थी ना पुलिस, तो फिर ये वाला मामला नहीं था होता। जो लिखा है राजीनामे पर, उसमें लिखा है नरगस का बयान, मेरे पर तशद्दुद हुआ है, मैं माफ करती हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोर्ट उसको माफ कर देगी। यहाँ तक राजीनामा नहीं मुसवा की बात मैं बाजवा साहब मान लेता हूँ, लेकिन जो पुलिस रूल मैंने पढ़े हैं उसमें CCPO लाहौर बिलाल सदीक कबियाना साहब जो है उनने माजिद बशीर नहीं ये छड़ रहा, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। चलें ठीक है, लेट्स सी जी। प्रोग्राम आपने देखा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।